राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी? आशा करता हूँ कि सही हो। ठीक है, देखो, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ठीक है, पाठ नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा चैनल है, इस पर 10वीं क्लास का पूरा की पूरा जो सिलेबस है वो कंटिन्यूटी डाला जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं उनको देखते हैं। ठीक है, कार्बन है जो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, सजीव की जितनी भी संरचनाएं हैं ये कार्बन पर आधारित है। सजीव की जितनी भी संरचनाएं हैं किस पर आधारित है? कार्बन पर आधारित है। हमारे अस्तित्व के लिए, किसके लिए? हमारे अस्तित्व के लिए सबसे पहला तत्व है ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर आता है हाइड्रोजन, इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है कार्बन। ये तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं हमारे अस्तित्व के लिए। कितने महत्वपूर्ण तत्व है? तीन। पहले नंबर पर ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन और तीसरे नंबर पर आता है कार्बन। ठीक है, इसके अलावा इसका कुछ जो स्रोत है या फिर ये पाया कितने जाता है हमारी पृथ्वी पर? देखो, हमारी पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर कार्बन की मात्रा लगभग 0.02% है। कितनी है? 0.02%। और हमारे जो वायुमंडल में है, वातावरण में है, ये 0.03% है। वो भी किसके रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। ठीक है, तो कुल मिला के लगभग पूरे के पूरे हमारी पृथ्वी पर वातावरण को मिला करके 0.05% इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बाद भी ये एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारे लिए। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जैसे दवाइयां हैं, रंजक है, ईंधन वगैरह, इनसे सब किसके द्वारा बनी हुई है? कार्बन के द्वारा। किसके द्वारा बनी हुई है? कार्बन के द्वारा। तो कार्बन के कुछ सामान्य सी चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। अब चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। देखो, आओ, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन में आबंधन। क्या पढ़ेंगे? कार्बन में आबंधन ही सहसंयोजी आबंध। क्या पढ़ेंगे? कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। देखो, कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। देखो, ये होते क्या है? एक ही तत्व के परमाणु, कोई एक तत्व है उसके परमाणु, ठीक है, और विभिन्न तत्वों के परमाणु, या तो एक तत्व के परमाणु होंगे। ठीक है, आप लोगों को पता है ही कि परमाणु किसे कहते हैं। ठीक है, परमाणु वह छोटे से छोटा कण जिसे और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में ये विभाजित है और परमाणु के रूप में। ठीक है, परमाणु होते हैं। ठीक है, या तो एक ही तत्व के परमाणु होने चाहिए या अलग अलग तत्व के परमाणु हो। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु और विभिन्न तत्व के परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी, अर्थात या तो एक ही तत्व के परमाणु हो या अलग अलग तत्व के परमाणु हो, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आई बात समझ में? क्या पढ़ रहे थे हम? कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। देखो, होते क्या है? सिंपल सी बात है, एक ही तत्व के परमाणु हैं या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु हैं, उनके मध्य में इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी अर्थात दोस्ती के द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। आगे देखिए, कार्बन के दो परमाणु सहसंयोजी आबंध द्वारा कार्बन का एक अणु बनाते हैं। आई बात समझ में? कार्बन के दो परमाणु होंगे, ये दोनों एक दूसरे के साथ में साझेदारी करके सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। ठीक है, आगे देखो, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि प्रत्येक तत्व स्थायित्व चाहता है। क्या चाहता है? प्रत्येक तत्व स्थायित्व चाहता है, और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए जितने भी तत्व हैं इनका जो बाह्यतम कोश है वो कंप्लीट होना जरूरी होता है, उसका पूर्ण होना जरूरी होता
है, इसलिए या तो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं। अगर ये भी नहीं करते तो साझेदारी करके अपना संयोजकता कोष कंप्लीट कर लेते हैं। आओ देखो, कार्बन स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोष को, किसको, अपने बाहरी कोष को पूर्ण करता है, इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन त्यागता या ग्रहण करता है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है। अगर त्यागता है और ग्रहण करता है तो निम्न दो स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनती है? दो स्थिति बनती है। अगर जो कार्बन है ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, अगर त्यागता है और ग्रहण करता है तो दो स्थिति बनती है। कितनी स्थिति बनती है? दो स्थिति। एक तो ये कि वो त्याग के धनायन बनाएगा, एक ये कि वो ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। ठीक है, तो देखो आगे पहली स्थिति क्या है। ठीक है, पहली स्थिति पर गौर करते हैं कि कार्बन परमाणु, कार्बन का परमाणु है 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, कार्बन का परमाणु अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर कार्बन का धनायन बनाता है, क्या बनाता है? कार्बन का धनायन बना सकता है। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए, कितने प्रोटॉन? 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आई बात समझ में? कहने का मतलब ये कि कार्बन के पास में टोटली 6 रुपए हैं। कितने रुपए? 6 रुपए हैं, और वो 4 को किसी को उधार देता है। ठीक है, उधार दे करके वो कर्जदाता बन जाता, कर्ज देने वाला बन जाता है, अर्थात पैसे देने वाला बन जाता है। लेकिन होता क्या है, जब वो 6 रुपए में से 4 रुपए किसी को उधार दे देगा तो उसके पास में अर्थात 2 रुपए बचेंगे, और 2 रुपए उसके लिए खर्चा चलाने को कम पड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर कार्बन का परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, उसके पास में 6 प्रोटॉन हैं, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 इलेक्ट्रॉन का धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। आई बात समझ में? आगे देखो दूसरी स्थिति क्या होती है अगर वो ग्रहण करता है। तो देखो, कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ठीक है, ऋणायन बना सकता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कुल 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना मुश्किल होता है। कहने का मतलब है कि 4 ही ले तो सकता है, लेकिन इसके पास में टोटली 6 है, और 6 के अलावा 4 और आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 10। तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 4 और एक्स्ट्रा ग्रहण करना मुश्किल होता है। आई बात समझ में? अब ये मामला क्या है कि केवल 4 को ही त्यागेगा और 4 को ही ग्रहण करेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कार्बन है इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4। कार्बन की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसको अब आगे देखेंगे कैसे होती है 4। देखो, अब हम पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? संयोजकता के बारे में। तो 9th क्लास में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा संयोजकता क्या होती है। ठीक है, संयोजकता क्या होती है? किसी भी तत्व की संयोजन शक्ति या संयोजन क्षमता ही क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। या इसकी एक और डेफिनेशन यह है कि किसी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। आई बात समझ? या फिर एक और डेफिनेशन ये है कि किसी तत्व के परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है वही क्या कहलाती है? इसकी संयोजकता कहलाती है। देखो, किसी परमाणु की संयोजन शक्ति ही संयोजकता कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। नाइट्रोजन की संयोजकता 3 है, और कार्बन की संयोजकता 4 है। अब ये संयोजकता हमें किस प्रकार से पता चलती है? तो 9th क्लास में आप लोगों ने इनकी परमाणु संख्या याद की होगी, जितने भी तत्व हैं उनकी, और उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखा होगा। क्या निकालना सीखा होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि देखिए, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है? 1। तो क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन बताओ, जल्दी बताओ, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। कितना होता है?
एक, तो एक परमाणु क्रमांक है, ठीक है। अब देखो, तो इसके के वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक। अब ये बाह्यतम कोष हो गया इसका के वाला एक। और जब हमको पता है कि हमने पढ़ा था नील्स बोर का परमाणु मॉडल के, इसके जितने भी परमाणु की कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन 2, 8, 8 डॉट डॉट आदि आगे भी संख्या इनके रूप में व्यवस्थित होते हैं। बोरबरे की स्कीम पढ़ी होगी 9th क्लास में कि 2n स्क्वायर के अनुसार, ठीक है, 2n स्क्वायर के अनुसार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है इसके के वाले कोष में एक है, तो इसको दो, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए संख्या, दो, कितनी होनी चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन। अब इसको दो करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, एक की, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई, एक। इसीलिए हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी है, एक। बात करें ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। तो इसके एक के वाले कोष में तो दो आ गए, दूसरा है एल, इसमें कितने आ जाएंगे, 8 में से दो गए तो 6, कितने आ जाएंगे, 6। अब इसको 8 करने के लिए अर्थात इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 2 की। तो इसकी संयोजकता कितनी, 2। इसी तरीके से नाइट्रोजन की होती है 7, कितनी होती है, 7। और के एल 2, 5, अब कितने की जरूरत पड़ी इसको, 3 की। आई बात समझ में, तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाती है, 3। और बात करते हैं कार्बन की, किसकी बात करते हैं, कार्बन की, ठीक है। तो कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 6, कितनी होती है, 6। और के में कितने आ जाएंगे, 2, एल में कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। अब यहाँ ये वाला कोष पूरा करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, 4 की। तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो इसकी संयोजकता कितनी भैया, 4। कितनी होगी संयोजकता, 4। देखो, अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो कितनी होती है कार्बन की संयोजकता, 4 होती है, ठीक है। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो, आगे हम पढ़ते हैं कि कुछ तत्वों के द्वारा सहसंयोजित आबंध का बनना। कुछ तत्व हैं जिनके अंदर सहसंयोजी आबंध बनते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं। ये देखो, देखते हैं। पहला हाइड्रोजन के अणु का निर्माण, अर्थात साझेदारी करके हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, कैसे नहीं होता। देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास K1, अर्थात इसके के कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। आई बात समझ में, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, K1, अर्थात इसके बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसे अपना कोष पूर्ण करने के लिए या अपना कोष पूर्ण भरने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु, कितने परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके हाइड्रोजन के अणु का निर्माण कर लेते हैं। इस साझेदारी द्वारा प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। आई बात समझ में, नहीं आई कोई बात नहीं, आप इसको उतार लेना कि हाइड्रोजन के अणु का निर्माण इस तरीके से होता है। लैंग्वेज मैं बाकी एग्जांपल और बताऊंगा 2-3। लैंग्वेज इसी तरीके की रहेगी, ठीक है, लैंग्वेज इसी तरीके की रहेगी। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाइड्रोजन के अणु का निर्माण किस तरीके से होता है। आप लोगों को पता है हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, वो जल्दी बताओ। K1 कितना होता है, K1, ठीक है। इसका ये वाला कोष है, इसको पूरा भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। पहले कोष में मैंने बताया था 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, ऐसे आगे चल के 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ऐसे चलते ही जाते हैं, ठीक है। जितने कोष होंगे उतनी बढ़ती जाएगी संख्या।
ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दो भरने कितने करने हैं, एक ही कोष होता है, दो करने हैं, तो दो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी अतिरिक्त की, एक की और जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन का अणु। अब अणु कब बनता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का अणु बना रहे हैं तो हाइड्रोजन के ही दो परमाणु लेने, किसके लेने, हाइड्रोजन के, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक परमाणु तो ये रहा, यहां नहीं करेंगे इसको, यहां करेंगे। हाइड्रोजन का एक परमाणु ये रहा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु ये रहा, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये दोनों अपने इलेक्ट्रॉन की एक दूसरे के साथ में साझेदारी करेंगे। क्या कर लेते हैं, साझेदारी। ये हो गई साझेदारी, साझेदारी हो गई। इसके इस वाले हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो। अरे हुए या नहीं हुए, इस वाले हाइड्रोजन के पास में दो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब दो इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका एक कोष पूरा हो गया, ठीक है। और इस वाले हाइड्रोजन के पास में कितने हो गए, दो। इस वाले हाइड्रोजन के पास में भी दो, हुए या नहीं हुए। तो कितनी रेखाएं हैं, एक रेखा, ठीक। कितनी रेखा, एक रेखा। तो हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के मध्य एकल रेखा द्वारा, किस द्वारा, एक रेखा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है और आगे जाके किसका निर्माण हो जाता है, हाइड्रोजन के अणु का। किसका निर्माण हो जाता है, हाइड्रोजन के अणु का। इसको बोलते हैं एकल आबंध। क्या बोलते हैं, एकल आबंध। क्या बोलते हैं इसको, एकल आबंध। आई बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो अब देखते हैं ऑक्सीजन के अणु का निर्माण। किसके अणु का निर्माण, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण। देखो हेडिंग लगाओ नंबर 2, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण, ठीक है। किसके अणु का निर्माण पढ़ेंगे अब हम, ऑक्सीजन के अणु का निर्माण, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, जल्दी बताओ, 8। कितना होता है, 8। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, K2L6। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। आई बात समझ में, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के में 6। अब इसको 8 करने के लिए, कितने करने के लिए, 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 8 पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की, कितने की जरूरत पड़ेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और पड़ेगी, ठीक है। तभी 8 हो जाएंगे। देखो किस प्रकार से 8 होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के अब अणु का निर्माण आप लोगों को पता है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। देखो ये ऑक्सीजन का एक अणु रहा, ये ऑक्सीजन का मेरे पास में दूसरा अणु रहा, सॉरी परमाणु, क्या है ये, परमाणु, ठीक है। अब इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी कोष में 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए 6। थोड़ा सा इनको दूर दूर बना लेते हैं। देखो इसके पास भी कितने होंगे, 6। थोड़ा और नजदीक लेके आते हैं, 1 2 3, ये ऑक्सीजन, 4 5 और 6, ठीक है। 6 ही इसके पास में, 6 ही इसके पास में। अब देखो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन की इनको जरूरत होगी, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। और कितने हो जाएंगे इनके पास में, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करेंगे। क्या करेंगे, साझेदारी। ये इसके साथ में, ये इसके साथ में साझेदारी करके देखो इस वाले ऑक्सीजन के पास में कितनी हो गई और इस वाले के ऑक्सीजन के पास में कितनी हो गई। देखो
1 2 3, ये वाला गोला देखना अब, ये वाला, ठीक है। इस वाले गोले पे नजर डालना, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गई 8। अब इस वाले गोले पे नजर डालो, इस वाले गोले के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे है या नहीं 8, है ना, है या नहीं है, तो हो गए 8। ये वाले कितने हो गए? अब 8, 8 ही इसके पास में, 8 इसके पास में, क्या किन लोगों ने? साझेदारी। अब कितने बंद बने इनके बीच में? 2। कितनी रेखाएं खींची? 2, 1 2, ठीक है। क्या बन गया? ऑक्सीजन का अणु। इसे बोलते हैं द्विआबंध। क्या बोलते हैं? द्विआबंध। क्या बोलते हैं? द्विआबंध। आई बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? द्विआबंध बोलते हैं, ठीक है। उतारो इसको। अब आगे देखो, अब पढ़ते हैं नाइट्रोजन के अणु का निर्माण। किसके अणु का निर्माण पढ़ते हैं? नाइट्रोजन के अणु का निर्माण। कुछ नहीं, 3 नंबर पे चलते हैं, यहां डालेंगे नंबर 3 और पढ़ेंगे नाइट्रोजन के अणु का निर्माण। देखो नाइट्रोजन के अणु का निर्माण किस तरीके से होता है, आप लोगों को पता है। नाइट्रोजन, क्या? नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है भैया? बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। K2L5 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे, एक परमाणु मैंने ये ले लिया और एक परमाणु ये ले लिया। भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। अरे भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 होंगे या नहीं होंगे? तो 5 साइड कर देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यहां ले लेते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ पर 8 करने के लिए कितने और ऐड करने पड़ेंगे? 3। कितने ऐड करने पड़ेंगे? 3। देखो अब ये दोनों के दोनों आपस में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन की? 3 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन के युग्म की साझेदारी हो गई, ठीक है। अब देखो मैं गोला बना रहा हूं, 8 गिनना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। अब इसके भी 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8। अरे हुए या नहीं हुए? 8 हो गए ना 8। तो ये अष्टक पूरा हो गया। क्या हो गया? अष्टक पूरा। इस वाले भी नाइट्रोजन का परमाणु है, 8 पूरे हो गए। इस वाले नाइट्रोजन के परमाणु के भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो इसे बोलते हैं नाइट्रोजन के परमाणुओं के मध्य त्रिआबंध का बनना। किसका बनना? त्रिआबंध का बनना। किसका बनना? त्रिआबंध का बनना। इसको बोलते हैं त्रिआबंध। क्या बोलते हैं? त्रिआबंध। छापो। देखो अब हम पढ़ते हैं अमोनिया के अणु का निर्माण। किसके अणु का निर्माण? अमोनिया के अणु का निर्माण। देखो जो अमोनिया है ये कितने परमाणुओं से मिलकर बना है? 2 परमाणु। इसमें एक तो है नाइट्रोजन, एक क्या है? नाइट्रोजन, और दूसरा क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। आप लोगों को पता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, ठीक है। इसका आप लोगों को पता है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 ये होता है, ठीक है। अब बना ले। देखो नाइट्रोजन के कितने परमाणु? 1। और हाइड्रोजन का कितना? 3। हाइड्रोजन का कितना? 3। देखो मैं नाइट्रोजन का मैंने एक परमाणु ये ले लिया, ये रख दिया, एक परमाणु नाइट्रोजन का। यहाँ नहीं, थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं इसको, ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है। कितने होंगे लास्ट को उसमें? 5। तो 5 रख दें, 1 2 3 4 और एक यहाँ रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हैं? 3। कितने हाइड्रोजन के? 3। तो देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन,
3 हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं सर, हम यहाँ नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं, इधर रख लू। ठीक है, हो गए 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में? एक था, इसके पास में भी एक था, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन इसके पास में भी एक था। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन के कितने हो गए? हो गए ना 8। अब हाइड्रोजन के भी देखो, हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे। आई बात समझ में? अर्थात नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में साझेदारी करके अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? अमोनिया का निर्माण कर लेते हैं। आई बात समझ में? उतार लो इसको। देखो, अब पढ़ते हैं सहसंयोजी यौगिक के बारे में। किसके बारे में? सहसंयोजी यौगिक के बारे में। देखो, सहसंयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जो सहसंयोजी आबंध के द्वारा बने होते हैं, अर्थात सहसंयोजक आबंध के द्वारा बने यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आइए देखो, सहसंयोजक यौगिक क्या पढ़ेंगे? सहसंयोजक यौगिक ऐसे यौगिक जो सहसंयोजी आबंध द्वारा बने होते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आई बात समझ में? आगे देखो, सहसंयोजक यौगिकों के कुछ गुणधर्म होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। तीसरे पाठ में हम लोगों ने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था। आयनिक यौगिक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण आदान प्रदान से बनते थे। सहसंयोजक यौगिक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा बनते हैं। हमने पढ़ा था आयनिक यौगिकों के बहुत गुणधर्म पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म। देखो, पहला गुणधर्म क्या है सहसंयोजक यौगिकों का? कि इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? गलनांक और क्वथनांक। देखो, इन यौगिकों के मध्य अंतरा आणविक बल दुर्बल होता है। आयनिक यौगिकों के बीच में मजबूत आकर्षण बल था, इनके मध्य में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है या फिर दुर्बल अंतरा आणविक बल होता है। अतः इनका गलनांक व क्वथनांक काफी कम होता है। ठीक है, इनका गलनांक बहुत कम होता है। अगला है विद्युत चालकता। क्या पढ़ेंगे? विद्युत चालकता। इन यौगिकों का निर्माण इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के द्वारा होता है। अतः ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अतः ये क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। अब पढ़ेंगे विलेयता। क्या पढ़ेंगे? विलेयता। ये यौगिक जल में अविलेय लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। आई बात समझ में? विलेयता। ये यौगिक जल में अविलेय होते हैं लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। कौन सी अवस्था? भौतिक अवस्था। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि इन यौगिकों के बीच में दुर्बल अंतरा आणविक बल पाया जाता है, जिस कारण से ये तीनों अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? ये है सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म। ठीक है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के ठीक उल्टे क्या है? सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म। स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो, अब पढ़ते हैं कार्बन के अपरूप। क्या पढ़ते हैं? कार्बन के अपरूप। कार्बन के अपरूप क्या होते हैं? कार्बन का एक से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? कार्बन के अपरूप कहलाता है। अपरूपता किसे कहते हैं? किसी भी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना है अपरूपता कहलाता है। देखो, देखते हैं अपरूप कैसे कहते हैं? किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना ही अपरूपता कहलाता है। प्रत्येक रूप के भौतिक गुण अलग अलग लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं और इनमें प्रत्येक जितने भी रूप होंगे कार्बन के, उनके भौतिक गुण तो अलग होंगे लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं कार्बन का पहला स्वरूप हीरा। क्या होता है? हीरा। हीरा बेटे देखो, हाँ हीरा पढ़ते हैं। देखो, हीरा क्या पढ़ेंगे? हीरा। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु, किसमें? हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ में
हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। प्रत्येक परमाणु कितने परमाणुओं के साथ? 4 परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना मिलती है। जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना मिलती है। यही संरचना हीरे को कठोर बनाती है। यही संरचना हीरे को क्या बनाती है? कठोर बनाती है। कृत्रिम रूप से हीरे का निर्माण शुद्ध कार्बन को, हाँ, कृत्रिम रूप से भी हीरा बनाया जा सकता है, मगर कैसे? कि शुद्ध कार्बन को उच्च ताप दाब पर संश्लेषित करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो, हीरा है, ठीक है, हीरे में होता है क्या है कि एक कार्बन का परमाणु अन्य 4 कार्बन के परमाणुओं के साथ आबंधित होता है। अर्थात कोई एक व्यक्ति है, वो 4 अन्य व्यक्तियों के साथ में अटैच होता है। इसी तरीके से हीरे का एक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ में आबंधित होता है। ठीक है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। क्या बनती है? जिससे दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। और यही संरचना है जो हीरे को कठोर बनाती है। जो दृढ़ त्रिआयामी संरचना है ना, कौन सी? दृढ़ त्रिआयामी संरचना, यही हीरे को क्या बनाती है? कठोर बनाती है। आई बात समझ में? हाँ, कृत्रिम रूप से हीरे को बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? शुद्ध कार्बन को उच्च ताप दाब पर संश्लेषित करके हमें हीरा बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके गुणधर्म पढ़ते हैं। हीरे के गुणधर्मों के बारे में पढ़ते हैं। पहला ये है कि ये रंगहीन पारदर्शी होता है। ये क्या होता है? रंगहीन, इसका कोई रंग नहीं होता है। और ये साथ ही कैसा होता है? पारदर्शी भी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी, अर्थात इसके आर पार देख सकते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 3 चीजें, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषी। तो पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वह होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखो दूसरा गुण क्या है कि इसका उच्च अपवर्तनांक होने के कारण, इसका जो अपवर्तनांक होता है उच्च होता है, जिसके कारण ये चमकीला होता है। जिसके कारण ये क्या होता है? चमकीला होता है। उच्च अपवर्तनांक होने के कारण यह चमकीला होता है, चमकता है ये उच्च अपवर्तनांक के कारण। ठीक है, अगला गुण देखो, यह विद्युत का कुचालक होता है। किसका कुचालक होता है? विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात विद्युत इसमें प्रवाहित नहीं होती। लेकिन 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 क्या? देखो, लेकिन यह ऊष्मा का चालक होता है। किसका चालक होता है? ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है, अगला गुण देखो क्या है इसका, कि इसका गलनांक उच्च होता है। क्या होता है? गलनांक उच्च होता है। जब ये कठोर होता है, क्या होता है? कठोर होता है। तो जो वस्तु कठोर होगी, जो पदार्थ कठोर होगा, उसका गलनांक तो ज्यादा होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट लो इसको। कार्बन के अपन रूप पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पढ़ लिया था हीरा। अब पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। इसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, ग्रेफाइट होता है क्या है कि ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु, किसमें? ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु का आबंध कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ एक ही तल पर होता है। इसमें कार्बन का परमाणु होता है और कार्बन के अन्य 3 परमाणुओं के साथ में आबंध एक ही तल पर बनता है। ठीक है, आगे देखो, जिससे एक षटकोणीय व्यूह मिलता है। जिससे क्या मिलता है? षटकोणीय व्यूह मिलता है। वह कार्बन का चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होता है। क्या होता है? कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें मुक्त होता है। ठीक है, इसके गुणधर्म देखो, या गुण देखो, इसके क्या गुण होते हैं कि ये स्लेटी काले रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। क्या होता है? स्लेटी व काले रंग का अपारदर्शी पदार्थ होता है। अगला गुण देखो इसका, ये हीरे से हल्का होता है, छूने पर चिकना महसूस होता है। हीरे से तो हल्का होता है, लेकिन छूने पर चिकना महसूस होता है। यह विद्युत का चालक होता है और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। विद्युत का तो क्या होता है? ये सुचालक, और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अब विद्युत का सुचालक क्या होता है? क्योंकि इसमें चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? मुक्त होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत प्रवाहित होती है। आपकी जो पेंसिल आती है ना, लिखने वाली पेंसिल, उसकी जो निब होती है वो किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की। किसकी बनी हुई होती है? ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। आगे देखो, फुलेरिन। तीसरा तत्व कौन सा है? फुलेरिन। देखो, फुलेरिन है
हाल ही में खोजा गया एक तत्व है। इसकी खोज देखो क्रेटोस्मोलिक करंट के द्वारा की गई। अब कैसे की गई? जो ग्रेफाइट की वाष्प है इसके ऊपर लेजर किरण का प्रहार करके तैयार किया गया था। ठीक है, देखो देखते हैं। इसे क्रेटोस्मोलिक करंट द्वारा ग्रेफाइट की वाष्प पर, ठीक है, लेजर किरण के प्रहार से तैयार किया गया था। किस किस के द्वारा? क्रेटोस्मोलिक करंट के द्वारा ग्रेफाइट की वाष्प पर लेजर किरण के प्रहार से इसे तैयार किया गया था। पहला ज्ञात फ्लोरीन C60 था। पहला ज्ञात फ्लोरीन कौन सा था? C60 था। फ्लोरीन की संरचना फुटबॉल के जैसी होती है और फ्लोरीन की संरचना किसके समान होती है? फुटबॉल के समान होती है। ठीक है, आगे देखो। अब पढ़ते हैं कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। क्या पढ़ते हैं? कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। ठीक है, जिसमें पहला पढ़ेंगे श्रृंखलन। क्या पढ़ेंगे? श्रृंखलन। देखो, कार्बन में कार्बन के ही परमाणुओं के साथ में, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बनाने की एक अद्वितीय क्षमता होती है। क्या होती है? आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। कार्बन के उस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। कार्बन के इस गुण को क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। अर्थात श्रृंखलन क्या होता है कि श्रृंखला के रूप में, अर्थात कार्बन के ही परमाणु श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए होते हैं और बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। यही क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो। अब जब श्रृंखलन होगा तो कार्बन के परमाणु आपस में जुड़े हुए होंगे, तो या तो एक आबंध के द्वारा जुड़े होंगे, या दो आबंध के द्वारा, या तीन आबंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इन आबंधों के तो द्वारा जुड़ने पर यौगिक होते हैं संतृप्त और असंतृप्त। कौन कौन से यौगिक होते हैं? संतृप्त और असंतृप्त। तो देखो इनको भी देखते हैं। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। पहला पढ़ेंगे संतृप्त यौगिक। कौन सा यौगिक? संतृप्त यौगिक। देखो, कार्बन परमाणुओं के बीच में, कार्बन के जितने भी परमाणु हैं उनके बीच में अगर केवल एक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, वो कार्बन के जितने भी परमाणु हैं वो उनके मध्य एकल आबंध होता है, तो ऐसे कार्बन यौगिकों को क्या कहते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। चाहे जितने भी हो कार्बन के, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कितने भी हो, ठीक है, इनके बीच में अगर ये एकल आबंध है, ये एकल आबंध, ये एकल आबंध, ये एकल आबंध, ये, ठीक है, एक एक आबंध है, तो ये क्या कौन से होंगे? संतृप्त यौगिक। कौन से यौगिक होंगे? संतृप्त यौगिक होते हैं। आगे पढ़ते हैं असंतृप्त यौगिक। कौन सा यौगिक है? असंतृप्त यौगिक। देखो, अगर कार्बन परमाणुओं के बीच में द्वि अथवा त्रि आबंध हो, कौन कौन से आबंध हो? कार्बन परमाणु अगर कार्बन परमाणु द्वि अथवा त्रि आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, तो उन कार्बन यौगिकों को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। जैसे ये कार्बन यौगिक हैं, अगर ये द्वि आबंध द्वारा जुड़े हुए हों, ठीक है, तो असंतृप्त, और अगर इनके बीच में भी तीन हो तो भी असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। आई बात समझ में? चलो नोट्स बनाओ, इसके स्क्रीनशॉट लो। देखो, अब हम आगे पढ़ते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता। क्या पढ़ते हैं? कार्बन की चतुसंयोजकता पढ़ते हैं। देखो, कार्बन की चतुसंयोजकता क्या होती है कि आप जानते हो कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु, ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 परमाणु या फिर अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ में आबंध बनाने की क्षमता होती है। इसे ही क्या कहा जाता है? चतुसंयोजकता कहा जाता है। कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। या तो ये कार्बन के अन्य 4 परमाणुओं को साथ में ले जा, या किन्हीं अन्य तत्व के परमाणुओं को साथ में लेकर के आबंध बनाने की क्षमता रखता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो, कार्बन यौगिक। क्या पढ़ते हैं? कार्बन यौगिक। कार्बन यौगिक क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कार्बन के यौगिक, अर्थात कार्बन के द्वारा बने हुए यौगिकों को कार्बन यौगिक कहते हैं। देखो, कार्बन से बने यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सिवाय ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, ये किसके एग्जाम्पल है? कार्बनिक यौगिकों के एग्जाम्पल हैं। अब आगे पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन। देखो, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं?
ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के द्वारा बने हुए होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। देखो, हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेथेन है, एथीन है, एथेन है, एथाइन है। ठीक है, ये इनके सूत्र है। मेथेन का सूत्र होता है CH4, एथीन का C2H6 और एथेन का होता है C2H4, एथाइन का होता है C2H2। ठीक है, ये सरल यौगिक है। ये कैसे यौगिक है? सरल यौगिक है। ठीक है, कैसे यौगिक होते हैं? ये सरल यौगिक होते हैं, इसीलिए इन्हें पैतृक यौगिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैतृक यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य कार्बन यौगिकों का जो निर्माण है, अन्य कार्बन यौगिकों का निर्माण, ठीक है, इन्हीं के द्वारा होता है, इसीलिए इन्हें पैतृक यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखो, अब पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था संतृप्त यौगिक। ठीक है, अब पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या होता है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु एकल आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और दूसरा पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखो, ये क्या होते हैं? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु द्वि अथवा त्रि आबंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, बनाओ इसके नोट्स, बनाओ, स्क्रीनशॉट लो। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही और भी कुछ करने का प्लान है।